हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी मचा रखा है, धूम मचा रखी। इतने सारे बच्चों ने इस बार हमें ज्वाइन किया है इन दिस रीस्टार्ट सीरीज। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट किया है। बट थोड़ा सा आप लोग को सेल्फलेस बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही पढ़ाई करो, अच्छे दोस्त बनो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छे दोस्त बनो, उनको भी बताओ कि इस तरीके से रिवीजन किया जा सकता है। अच्छे दोस्त बनो, उनको भी सपोर्ट करो कि एग्जाम में आपके पास 3 महीने बाकी, और इन 3 महीनों के अंदर अगर आपको पूरा का पूरा वापस से रिवाइज करना है तो सबसे बेस्ट जरिया है अपना ये चैनल, जहां पे बैठ के हम लोग सारे के सारे टॉपिक को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत अलग अलग फरमाइश लेके आते हैं। बच्चा लोग, मैं कोशिश करता हूँ आप सबकी सारी फरमाइश पूरी करूं, बट समय की पाबंदी के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। जब मैं स्टैट्स पढ़ाता हूँ बच्चे बोलते हैं सर ओसी पढ़ाइए, जब ओसी पढ़ाता हूँ बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। सर आपके सारे सब्जेक्ट चलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। आपके सारे सब्जेक्ट्स में कंटिन्यूसली पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की, ओसीएम के क्वेश्चंस की, अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया सर एक दिन संडे को लाइव आइए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए लाइव भी आऊंगा, जहां बैठ के हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनना, हम मजे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा। बट थोड़ा सा लोगों को और जुड़ने दीजिए, थोड़े आपके दोस्तों को और लेके आइए। थोड़ा मुझे मजा आना चाहिए कि जब मैं लाइव आऊं मुझे पता चले कि 50-100 बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन और हाई होगा। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट मुझे चाहिएगा, हम मजे से करेंगे हर चीज। और जैसे कि मैंने वादा किया था, ये रीस्टार्ट सीरीज में रोज एक वीडियो आएगा। हर रोज हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर्स को इलॉबरेट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, और इनके डिस्कशंस को हम कभी भी रुकने देंगे नहीं। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो हमारा ओसीएम, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसका चैप्टर नंबर 10th है। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 तो 9 के वीडियोस में डाल चुका हूं। दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पढ़ लीजिए। 8, 9, 10 तीनों चैप्टर्स मार्केटिंग के रिलेटेड है, फिनांस के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड है। ये तीनों चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इनको हल्के में मत लीजिएगा। अब आज का जो हमारा चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर, इट्स अ मैराथन चैप्टर। नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस बट बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस चैप्टर में जितना समय हम देंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। पहला वीडियो आधा चैप्टर कवर करेगा, दूसरा वीडियो आधा चैप्टर कवर करेगा। सो आज ये मेरा पहला पार्ट रहेगा जहां पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, और इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हम करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में जाके चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? तो चलिए, अगर आप यहाँ आ गए हो, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने चैप्टर नंबर 8, 9 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिए, बताइए कि आपने पढ़ा है, आपको क्या टॉपिक अच्छे से समझ में आया। आप अपना प्रेजेंस मुझे शो कीजिए, मुझे लगना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और आपको भी लगना चाहिए कि मैं आपकी सुन रहा हूं। मैं आपको सारे कमेंट्स पे जवाब देता हूं, आप लोग चेक करोगे मैंने हर किसी को जवाब दिया है। तो 100% अपना ये टच बना रहे। चलिए चालू करते हैं अपना आज का काम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। मार्केटिंग आज की तारीख में सबसे बड़ा वेपन बना हुआ है हर बिजनेस का। मार्केटिंग की अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी है। मार्केटिंग अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक लाता है, बट साथ ही में मार्केटिंग कभी कभार खराब खराब घटिया प्रोडक्ट को भी अच्छे मार्केटिंग के कारण उसको बेचने में मदद करता है। जैसे हम कई बार देखते हैं, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, या कभी कभार हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, या कभी कभार हम टीवी में एड्स देखते हैं, जहाँ पे कुछ घटिया से चाइनीज प्रोडक्ट को इतना अच्छे से प्रेजेंट करके वो लोग बेचते हैं, और हमारी भोली जनता पागल बन भी जाती है। हम खरीद भी लेते हैं ये सोच के कि ओहो 90% डिस्काउंट है, ओहो 80% डिस्काउंट है, हम उसे खरीद लेते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग। बट हम अच्छी चीजों पे ध्यान देने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमें ये जानना है कि यही मार्केटिंग टेक्निक किस तरीके से हमें हमारे बिजनेस में मदद कर सकती है। यही मार्केटिंग मैनेजमेंट को अगर हम प्रॉपर्ली समझे और प्रॉपर्ली पढ़े, तो किस तरीके से एक छोटे से बिजनेस को ग्लोबलाइज करने में मार्केटिंग टेक्निक आपको मदद करेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अबाउट मार्केटिंग। स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग के कुछ इंट्रोडक्शन के साथ में, और मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। राइट? तो हम सबको पता है कि कस्टमर किंग ऑफ मार्केट होता है, मतलब जो कस्टमर रहेगा उसे मार्केट का किंग माना जाता है।
कस्टमर जो चाहेगा वैसे ही मार्केट घूमता है। सो कंज्यूमर इज बेसिकली किंग ऑफ मार्केट। सारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर के आसपास घूमते हैं। प्रोड्यूसर यही चाहता है कि वो हर वो प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। इसलिए मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने में आपको बहुत मदद करता है, सही कस्टमर ढूंढने में आपको बहुत मदद करता है। सो मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज द वन इन विच बैलेंस इज मेड बिटवीन नीड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या नीड्स है और आप किस तरह से उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं। उसके बीच के अंदर की जो गैप होता है, इस ब्रिज को फुलफिल करने का काम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि सही जगह सही डिमांड के टाइम पे सही सप्लाई को अवेलेबल करवाना काम होता है मार्केटिंग का। सो अब कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे हमारा काम होता है हम प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करें, हमारा काम होता है हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिसाइड करें, हमारा काम होता है प्रोडक्ट की प्राइस पे डिसाइड करें, और हमारा काम होता है कि बायर और सेलर के बीच का एक्सचेंज करवाए। एक बायर उस कोने में बैठा है, एक सेलर इस कोने में बैठा है, अब इन दोनों बायर सेलर को मिलवाने का काम भी मार्केटिंग का होता है। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा। उन्होंने कहा है मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच his products or services are diverted from producers to consumers। कैसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाते हैं, दैट इज बेसिकली मार्केटिंग। सो मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? आपका काम है, देखो एक सिंपल सी बात समझो, दुनिया में सब कुछ बिकता है, अच्छा भी बिकता है, घटिया भी बिकता है, सस्ता भी बिकता है, महंगा भी बिकता है, हर चीज बिकती है, बट कहाँ बेचना है, कहाँ डिमांड है, वो ढूंढने का काम होता है मार्केटिंग का। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ऑफ कोर्स अच्छा होगा, बट क्योंकि आपके प्रोडक्ट को जो बायर चाहिए वो बायर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपकी कंपनी कभी कभार फेल हो जाती है। और एक अच्छा मार्केटिंग आपकी कंपनी को फेल होने देता नहीं है, वो आपके लिए सही कस्टमर ढूंढ के लाता है, आपके प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाता है और आपकी कंपनी को बूम करके लेके जाता है ऊपर की तरफ, राइट? सो दिस इज बेसिकली मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग के और क्या फंडे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग प्रोसेस समझना। देखिए मार्केटिंग प्रोसेस का बेसिक मीनिंग होता है एक म्यूचुअल एक्सचेंज जनरेट करवाना, बट मार्केटिंग प्रोसेस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, करीबन करीबन 15 फंक्शंस है मार्केटिंग के। एक मार्केटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको 15 फंक्शंस करने पड़ते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा लोग, मैं आपको थोड़ा पेपर लिखना भी सिखाता हूं। अगर सपोज करिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4-5 मार्क का आता हो, तो आप क्या करेंगे? आप पहले ये एग्जामिनर को बताइए कि आप होशियार है, आप पढ़े लिखे, आपके पास नॉलेज पूरा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बच्चे रैंक लाना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लाना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 15 के 15 को स्टेट कर दो, जिससे एग्जामिनर को लगे क्या बात है यार, 5 मार्क का आंसर पूछा, इसको 15 के 15 पता है। फिर नीचे जाके किसी भी 5 को एक्सप्लेन कर दो, बट स्टेट पूरे 15 करो, पूरा 15 स्टेट करोगे तो एग्जामिनर आपसे बहुत अच्छे से इंप्रेस होगा। तो मेक श्योर सारी हेडिंग्स याद करो। देखो गुजरात बोर्ड के अंदर टेक्सचुअल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो यहाँ पे कंटेंट को बहुत तरीके से चेंज कर सकता था, बट मैंने नहीं किया है। मेरे नोट्स के अंदर के सारे कंटेंट टेक्स्ट बुक के अंदर के होते हैं, क्योंकि टेक्सचुअल कंटेंट पे ही गुजरात बोर्ड वाले मार्क्स देते हैं। इसलिए आप जब ये हेडिंग याद करें, कोशिश करिए कि इसको एज इट इज याद करिए। स्टोरीज बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए। मेरे पास समय रहेगा, मैं आपको उसमें भी बहुत मदद करूंगा, बट आपको अपनी टेक्निक्स डेवलप करनी आनी चाहिए, और वो टेक्निक को डेवलप करते करते सारी हेडिंग्स याद करिए। फिर जितने मार्क का उतने एक्सप्लेन कर दीजिए, बट याद पांचों सबके सब कीजिएगा। कभी कभार 1-2 मार्क में आपको एक स्पेसिफिक पूछ लेंगे, चलिए एक्सप्लेन करिए एडवर्टाइजमेंट एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। आप क्या करोगे? तो आपको याद 15 के 15 करने हैं भैया, पढ़ाई में डिच नहीं करने का, कभी भी ईमानदारी रखिए किताबों के साथ। चलिए सो आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मार्केटिंग प्रोसेस के साथ में, जिसमें सबसे पहला है मार्केटिंग रिसर्च। हम मार्केटिंग प्रोसेस के फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग स्टार्ट की जाती है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फंक्शंस ध्यान में रखने, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च। कोई भी मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिसर्च करिए। आप रिसर्च में ये देखिए कि आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आपके कस्टमर्स के टेस्ट के बारे में आपको पता चले, आपको कस्टमर्स के प्रेफरेंस के बारे में पता चले, आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आप ये समझिए कि आपके प्रोडक्ट की क्या स्केल है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में, किस प्राइस पे डिमांड रहेगी, आपका कंपटीशन का लेवल क्या है,
ये सारी चीजें के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उस पर रिसर्च करिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी मार्केटिंग मेथड्स कौन से होंगे, आप किस तरीके से मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला काम है एक अच्छा रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद में अब आपका काम है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कलेक्ट करना मतलब क्या होता है? देखिए, आपका ये मतलब होता है कि जहां डिमांड है वहां आपको प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को एक कलेक्टेड सेंट्रल लेवल पे लाना पड़ेगा, जहां से आपका प्रोडक्ट हर जगह जाके बिक सके, कहीं पे भी डिमांड हो वहां प्रोडक्ट को पहुंचा सको। इसलिए कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट सीजनल है तो भैया आपको इस सीजनल प्रोडक्ट को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पे मिलेगा, बट उसकी सप्लाई पूरे 12 महीने रहती है। इसलिए आपको एक छोटा सा कलेक्शन सेंटर जैसा कुछ बनाना पड़ेगा जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सको। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। देखो, बहुत बार रॉ मटेरियल किसी काम का नहीं होता जब तक कि वो रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट क्रिएट करना हो जाए या उस रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाए। तो ये आपका काम है कि आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। अब उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को सही जगह से कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको रॉ मटेरियल में यूटिलिटी डालनी पड़ती है, लकड़े को फर्नीचर बनाना पड़ता है, राइट। फिर जो बेसिक मैंगोज होते हैं उससे आपको फ्लेवर्ड मिल्क बनाने पड़ेंगे, या जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका काम है कि आपका तीसरा काम रहेगा, आपको अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, बट जैसे वो फिनिश्ड हो जाएगा, जिस फॉर्म में कंज्यूमर को चाहिए उस फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसकी मार्केट में डिमांड खूब हो जाती है। तो ये भी आपका काम रहने वाला है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट काम रहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्डाइज करिए, एक ग्रेडिंग दीजिए। देखिए, एक ही तरह के प्रोडक्ट के बहुत सारे प्राइसेस होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग होती है। आप मार्केट में जाइए, चलिए आप जाके एप्पल्स खरीदिए। अब एप्पल आपको हर प्राइस में मिलेगी, 100 रुपए किलो भी मिलेगी, 150 रुपए किलो भी मिलेगी, 200 रुपए किलो भी मिलेगी, 300 रुपए किलो भी मिलेगी, जबकि है सब एप्पल। बट क्योंकि 100 रुपए वाली छोटी छोटी होगी, 300 वाली अच्छी बड़ी लाल मीठी होगी, तो इसलिए उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो कमोडिटी बिकती है। आपका भी ये काम है कि आप अपने प्रोडक्ट को भी स्टैंडर्डाइज करिए, उसको ग्रेड में कन्वर्ट करिए। आपके प्रोडक्ट को क्या स्टैंडर्डाइज करना है, क्या ग्रेड करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आपके प्रोडक्ट क्या साइजेस में है, क्या कलर में है, उनका क्या स्मेल है, क्या टेस्ट है। उन सबके बेसिस पे आपको अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ग्रेड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड देने से आपको पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से लेवल पे जाके बिकेगा। आप ये समझिए कि जैसे कि मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, भैया एंड्रॉइड का फोन या नॉर्मल फोन, स्मार्टफोन 5,000 का भी आता है और वही स्मार्टफोन 1.5 लाख का भी आता है। आपको कौन सा लेना है वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, परचेसिंग पावर कैपेसिटी पे, और आपके लिए क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। तो इसलिए आपका नेक्स्ट काम रहेगा, आपको एक अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेशन करना है। नेक्स्ट, फिफ्थ फंक्शन है लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट को लेबल करना बहुत जरूरी है। देखो, आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए मर रहे हैं, बट कभी कभार उनको पता नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट अच्छा और कौन सा नहीं है। तो आपका ब्रांडिंग, आपका लेबलिंग आपके प्रोडक्ट को मार्केट के सारे प्रोडक्ट से स्टैंड आउट करता है कि ये वाला सबसे बेस्ट है। तो आपका लेबल, आपका ब्रांड होता है जो कंज्यूमर को बताता है कि ये वाला ब्रांड है जो तू देख के आया, तो तुझे ये वाला ब्रांड चाहिए, तू इस वाले ब्रांड को खरीद ले, और उसका एक ब्रांड से कनेक्शन क्रिएट करता है। लेबलिंग ब्रांड की पैकेजिंग पे होता है, लेबलिंग ब्रांड का नाम होता है, नाम ब्रांड का लोगो होता है, ब्रांड का कलर थीम होता है, वो सब चीजों को हम लेबल मानते हैं, और लेबलिंग हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। आपका अगला काम रहता है कि आप किस प्राइस में मार्केट में गुड्स को बेचोगे। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, जैसे कि आपको ये जानना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, आपकी पैकिंग का कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग का कॉस्ट क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस में गुड्स को बेच रहे हैं। ये सारी चीजों का नॉलेज होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को प्राइसिंग दे सकते हैं। उसके बाद में पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार प्रोडक्ट का पैकिंग इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग प्रोडक्ट नहीं, उस पैकिंग के लिए प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। यस, जेन्युइनली आई एम नॉट लाइंग यू दैट फैक्ट। कितनी बार प्रोडक्ट का पैकिंग इतना स्मार्ट होता है कि वो पैकिंग के कारण उस प्रोडक्ट के भाव डबल हो जाते हैं। जैसे कि देयर इज अ बिस्किट नोन एज डार्क फैंटेसी बिस्किट। वो डार्क फैंटेसी बिस्किट के डब्बे के अंदर चाहता तो वो बिस्किट जमा सकता था जैसे पार्ले जी वाले ने जमा के रखे हैं, बट डार्क फैंटेसी वाला चाहता है कि वो पार्ले जी की तरह 5 रुपए में ना बेचे, वो अपने बिस्किट को 20 रुपए में, 50 रुपए में बेचे।
तो उसने उसकी पैकिंग को बहुत रिच कर दिया। अब वो पैकिंग के कारण वो प्रोडक्ट रिच प्रोडक्ट कैटेगरी में आ गया। सो आपकी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पैकिंग कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है, देखो पैकिंग का एक रीजन होता है उसको डिफरेंशिएट करना, पैकिंग का दूसरा रीजन होता है उसको इजी रखना, ट्रांसपोर्टेशन में सेफ रखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, प्रोडक्ट के लॉसेस और डैमेजेस को होने से बचाना। तो पैकिंग दोनों वे से आपको चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। आप ये चेक करिए कि आपको प्रोडक्ट को स्टोर कहाँ करना है। हर तरीके के प्रोडक्ट को अलग तरीके का स्टोरेज चाहिए, किसी को नॉर्मल वेयर हाउसेस चलते हैं, किसी को कोल्ड स्टोरेज चाहिए। साथ ही में आपका स्टोरेज ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके आसपास में कोई डिमांड आए तो आप ऑन द स्पॉट उस प्रोडक्ट को वहां पे ले जाके सप्लाई कर सको। सो स्टोरेज इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसर्न। आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट सही समय पे सही डिमांड को मीट कर पाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड मेनी मोर। आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। अगर आप महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो साइज में छोटे हैं बट बहुत एक्सपेंसिव है तो आप एयरवेज अफोर्ड कर सकते हो, बट आपके प्रोडक्ट बहुत हैवी है तो आपको रोडवेज या रेलवे से उसको भेजना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है आपके प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को भी अवेल करना है। नेक्स्ट इज आपका अगला काम रहेगा इंश्योरेंस लेना प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंदर हम कमाते हैं 20% मार्जिन, बट अगर प्रोडक्ट को कुछ हो जाए तो भैया हम पूरा का पूरा 80% गंवा देते हैं। इसलिए एक समझदार आदमी, एक मैच्योर बिजनेसमैन, एक स्मार्ट बिजनेसमैन अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को हमेशा इंश्योर्ड रखता है। इंश्योर्ड रखने से ये फायदा होता है कि कभी भी कोई नुकसान हुआ, कोई कैलामिटी आई, कुछ अनहोनी हो गई तो आपको अपना कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी रिडीम कर देती है, जिससे एक बड़ा नुकसान होने से आप बच सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लेना है। अब कौन सा इंश्योरेंस लेना है, फायर इंश्योरेंस लेना है, वाटर इंश्योरेंस लेना है, वो आपको समझना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ किन किन चीजों से गुजर रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट। आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा कि आपको पैसा कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने कितने ड्यूरेशन में चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, फलाना ढीमका, आपको सब चीजें समझनी पड़ेगी। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। पैसे के कारण कभी भी बिजनेस रुकना नहीं चाहिए, इसलिए पैसे की प्लानिंग सबसे बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंस प्लान करना आ गया मतलब आप एक अच्छे बिजनेसमैन के बराबर पहुंच गए हो, क्योंकि फाइनेंस ही बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, फाइनेंस बिजनेस का बैकबोन होता है। इसलिए फाइनेंस को अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि आपको फाइनेंस कब रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग में कितना चाहिएगा, वो सब चीजें आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी समझिए भैया, आपको अपने प्रोडक्ट को सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भेजना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल्स सर्विसेज रखनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ज्यादा मिडलमैन होंगे तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाएगा। इससे अच्छे मिडलमैन कम रखिए, बट अगर बहुत ज्यादा कम मिडलमैन होंगे तो आपके प्रोडक्ट का वाइड स्कोप नहीं होगा, हर जगह नहीं मिलेगा। तो आपको एक परफेक्ट चैनल क्रिएट करना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल भी हो। साथ ही में आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने पे ध्यान ना दे, आपका और भी काम रहेगा। आपका काम रहेगा कि आप प्रोडक्ट के अंदर के सेलिंग फंक्शंस पे ध्यान दीजिए। आपका काम रहेगा आफ्टर सेल सर्विसेज देखिए। आज की तारीख में आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भैया, खाली बेचने में एक बार तो आप बेच दोगे, एक बार कस्टमर को बेवकूफ बना दोगे, अगली बार वो कस्टमर नहीं आएगा अगर आपकी सर्विस बेटर नहीं हुई तो आपका खाली काम ये नहीं कि आपने एसी बेच दिया, नहीं भैया नहीं। आपका काम ये भी है कि एसी बेचने के बाद कस्टमर को एसी की सर्विस दो, एसी अगर खराब हो तो रिपेयरिंग की सर्विस दो, कस्टमर के सारे ग्रीवेंसेस को सुनो और उनको सॉल्व करो। अगर आप ये कर पाओगे तो आप एक अच्छा ब्रांडिंग क्रिएट कर पाओगे। मुझे एक बहुत समझदार आदमी मिला था, स्टिल रिमेंबर, मैं थर्ड ईयर बीकॉम में था और थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए थे ट्यूशंस वगैरह पढ़ा के, तो मुझे बाइक लेनी थी। अब उस जमाने में दो बाइक आया करती थी, एक आती थी बजाज की पल्सर 220 सीसी वाली बड़ी वाली गाड़ी आती थी, और एक आती थी हीरो होंडा की करिश्मा। ऐसे करके दो बाइक आती थी। ये दोनों बाइक में मैं कंफ्यूज था कि बजाज का पल्सर लूं कि हीरो होंडा की करिश्मा लूं, राइट। अब मुझे इन दोनों में से एक बाइक को सिलेक्ट करना था, बट आई वॉज वेरी कंफ्यूज। ये भी अच्छी गाड़ी थी, ये भी अच्छी गाड़ी थी, इसका भी लुक अच्छा है, इसका पिकअप अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था। तो मैं मेरे फादर के पास गया, मैंने पापा को पूछा, पापा यार कौन सी बाइक लूं यार, दोनों लगभग लगभग 1 लाख रुपए की बाइक थी, कौन सी लूं। तो मेरे पापा ने कहा तू दोनों शोरूम में जाके, मैंने बोला हाँ पापा, बट शोरूम में तो सब तारीफ ही करते हैं। पापा ने बोला गलत किया तूने, जब कभी भी तुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना हो शोरूम में मत जाओ, सर्विस सेंटर में जाओ।
तो तू एक काम कर, तू गैरेज में जा और अब गैरेज वाले को पूछ कि भैया कौन सी गाड़ी लूं, बजाज लूं कि हीरो होंडा लूं। अब गैरेज वाला आपको सिंपल एक लाइन में जवाब दे देगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी अच्छी है। आई डिड द सेम। मेरे कोचिंग के जस्ट बाहर एक गैरेज वाला था, मैंने उसको पूछा, मैं कि यार आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी लूं, तो उसने मुझे बहुत सिंपल लाइन में बोला कि भैया अगर मुझसे बार बार मिलना हो तो बजाज ले लो, अगर मुझसे कम मिलना हो तो हीरो होंडा ले लो। इन शॉर्ट आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई आंसर कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए। तब से मैंने बहुत रूल बना लिए। 2010 के लगभग की बात होगी, शायद 2012 के लगभग की बात होगी। अब मेरे को अभी तक उस जमाने में स्मार्टफोन्स नए नए आए थे, टच वाले फोन्स नए नए आए थे। तो अब तो कुछ टाइम बाद में कुछ पैसे जमा हुए, अब एक अच्छा महंगा फोन लेने की इच्छा थी। उस जमाने में आईफोन 4 आया था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि आईफोन लूं कि एंड्रॉइड लूं, एप्पल लूं कि एंड्रॉइड लूं। तो अगेन मैंने मेरे पापा की पुरानी एडवाइस को फिर से फॉलो किया एंड व्हाट आई डिड, आई वेंट टू द सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन जाओ। अब आप सर्विस स्टेशन चेक करना, ओप्पो वीवो के सर्विस सेंटर में लाइन लगी होगी, सैमसंग के सर्विस सेंटर में लाइन लगी होगी, एप्पल का सर्विस सेंटर आपको लगेगा 5 स्टार होटल है। तो जहां पे सर्विस सेंटर में लोग कम है, मतलब वो प्रोडक्ट अपने आप अपनी रिचनेस पे बिक रहा है, वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी पे बिक रहा है। इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल सर्विसेज ही आपके प्रोडक्ट को मार्केट में रेप्यूटेशन प्रोवाइड करती है, आपके कस्टमर्स को रिटेन करने में मदद करती है, आपके वन टाइम बायर को लॉन्ग टाइम बायर आपके लिए बनाती है। सो उसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टोटल मार्केटिंग मैनेजमेंट का, टोटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। चलिए, इसके बाद में आपको ये मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क समझना पड़ेगा। देखो ये आप वैसे पढ़ लोगे, मैं आपको खाली एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मार्केटिंग और सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, पहले वो समझ लेना। देखो, मार्केटिंग का काम होता है, सेलिंग का काम होता है सिर्फ गुड्स बेचना, दैट इज सेलिंग। ये बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है। पहले सेलिंग की जाती थी, आजकल सेलिंग के साथ साथ मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। सेलिंग सिर्फ माल बेचने पे ध्यान देती है, जबकि मार्केटिंग माल बेचना प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने पे ध्यान देते हैं। सेलिंग करना बहुत इजी है, आप एक बार किसी को भी पागल बना सकते हो। पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा आदमी, होशियार से होशियार आदमी अपने लाइफ में पागल 100% बन सकता है, बट वो एक बार बनेगा, अगली बार नहीं बनेगा। और वो अगर एक बार पागल बनेगा तो वो 50 लोगों को जाके बताएगा कि मैं ऐसे पागल बना, तुम मत बनना। और भैया आज का तो जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। हम अगर एक बार पागल बन जाते हैं, हम वीडियो बना के उसको ट्वीट कर देते सीधा, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है कि ये प्रोडक्ट बेकार है, ये कंपनी बेकार है, ये सर्विस बेकार है। इसलिए आपका काम है सिर्फ सेलिंग पे ध्यान मत दो, मार्केटिंग पे ध्यान दो। मतलब प्रोडक्ट को बेचो और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दो। कस्टमर को पागल मत बनाओ, कस्टमर आपका सेंटर है, मेन सेंटर ऑफ बिजनेस इज कस्टमर, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। वो जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट बना के उसको बेचो, तो ही आप एक बेहतर बिजनेसमैन बन पाओगे। राइट बच्चा लोग, सो ये डिफरेंस आप पढ़ लेना, ज्यादा भारी नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमें पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, उसके बाद में अगले वीडियो में हम बाकी चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका काम है, देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पे ध्यान देता है। अगर कहीं कहीं पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बट जहां पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है उसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जहां पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है उसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाएगा, जहां पे क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है उसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपने गुड्स को बेचो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, कस्टमर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुड्स को बेचो। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है गुड्स को सिर्फ बेचना नहीं है, गुड्स को बेचने के बाद यूजर एक्सपीरियंस लो, गुड्स को बेचने के बाद कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, गुड्स को बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करो। और वैसे ही एक आखिरी कॉन्सेप्ट होता है सोशल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि गुड्स वही बेचो जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो। खाली बेचने के लिए मत बेचो, खाली पैसा कमाने के लिए मत बेचो। जैसे कि सिगरेट, तंबाकू अगर आप बेचोगे तो पैसा तो खूब कमा लोगे, बट वो आपके कंज्यूमर को रोज बर्बाद करेगा, वो आपके कंज्यूमर को रोज खराब करेगा। वैसा पैसा नहीं कमाना चाहिए इफ यू आर अ एथिकल बिजनेसमैन। तो आपको ये समझना चाहिए कि सोशल कॉन्सेप्ट कहता है कि वही प्रोडक्ट बेचो जो कस्टमर को भी नुकसान ना करे, एनवायरमेंट को भी नुकसान ना करे, वही प्रोडक्ट आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होना चाहिए। इसे कहा जाता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट या फिर सोशल कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारा मार्केटिंग मिक्स का, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आपका काम क्या रहेगा, ये वीडियो आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद मुझे मैसेज करना है कि यस सर हमने वीडियो खत्म कर दिया है, बताइए अगला काम क्या करना है। राइट इनफ दोस्तों। सो आपका काम रहेगा आपको इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाते रहना, मुझे याद करते रहना और पढ़ाई करते रहना। छाती चौड़ी करके टीवी में वीडियो चालू करके देखो, घर वालों को लगना चाहिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मिलेंगे वापस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, मिलते रहेंगे।